हेलो दोस्तों, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस ममा। प्रेगनेंसी के वक्त एक महिला का बहुत ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो एंड उनको एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो। लेकिन डिलीवरी के बाद जब बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती है, तब घर वाले या कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलने भी आते हैं तो सब बस बच्चे का ही पूछते हैं। मोस्ट ऑफ देम एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई वुड से नन ऑफ देम बॉदर टू आस्क कि गर्भवती महिला जिसने अभी अभी एक बेबी को डिलीवर किया है, हाउ इज शी। बच्चे की माँ किस तरह की समस्याओं से गुजर रही है, इस बारे में किसी और का ध्यान तो छोड़िए, कभी कभी उस महिला का खुद का ध्यान भी नहीं रहता। अपने बच्चे में या बच्चों में इस तरह वो बिजी हो जाती है उनका ख्याल रखने में, नई नई एडजस्टमेंट्स करने में, कि उनको अपना केयर लेना है, ये बात वो भूल जाती है। माँ बनने की जिम्मेदारी एक नई माँ को थका देती है और कई बार इस दौरान एक गंभीर समस्या की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जागरूकता वेस्टर्न कंट्रीज में तो काफी पहले से है। वहाँ प्रेगनेंसी के वक्त से ही डॉक्टर्स इस बात की जांच करते हैं कि क्या एक महिला की साइकोलॉजी ऐसी है कि शी माइट बी प्रोन टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। लेकिन इंडिया में बस अभी अभी लोग इसके बारे में थोड़ा जानने लगे हैं या फिर बातें करने लगे हैं। मैं 2 ट्विन बॉयज़ की मम्मा हूँ और मुझे भी इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कुछ खास पता नहीं था till my doctor told me about it when I was getting discharged after my baby's delivery। मुझे याद है कि मैं काफ़ी खुश थी कि अब हम घर जाने वाले हैं बेबीज़ को लेकर। फाइनली मेरा जियान NICU से सही सलामत बाहर भी आ गया था और इसी दौरान मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हंसी खुशी जा तो रही हैं, पर अगर कभी भी आपको कोई एक्सट्रीम सैडनेस या एंजाइटी या फिर सुइसाइडल थॉट्स ऐसा कुछ आपके दिमाग में आए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। एंड आई वाज लाइक, ओह व्हाट द हेल शी इज टॉकिंग अबाउट। मैं इतनी खुश हूँ, अपने बेबी के NICU से वापस आने का जश्न मना रही हूँ, घर लेकर जा रही हूँ उनको, और ये मुझे कैसी कैसी बातें कह रही है। लेकिन जब मैं घर वापस आई विथ 2 प्रीमैच्योर लो बर्थ वेट बेबीज, ज़्यादा दिन नहीं लगे मुझे उनकी बातों के रिलेवेंस को समझने में। डिलीवरी से पहले मैं अपने आने वाले ट्विन बेबीज को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। इमेजिनेशन की दुनिया में होती थी कि कितना अच्छा लगेगा जब दोनों बेबी रियल में मेरे पास मेरे साथ होंगे, मेरे सामने सो रहे होंगे। मैं अपने घर पे बड़ी हूँ तो मेरे कोई बड़े सिबलिंग्स नहीं रहे, इसकी वजह से मेरे अपने बच्चे पहले न्यूबॉर्न्स थे जिनको मैंने इतने करीब से पाया है। आई फील मेरी दोनों यंगर सिस्टर्स अब मेंटली या इमोशनली ज़्यादा कैपेबल होंगी अपने पोस्टपार्टम पीरियड को हैंडल करने में। 4-5 दिन जो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे अंदाज़ा तो हो गया था कि लाइफ इज़ नॉट लाइक आई हैड इमेजिन्ड एंड इट विल बी मच टफर देन आई हैड इमेजिन्ड एक्चुअली। लेकिन हॉस्पिटल में नर्सेज होती थी ऑन कॉल, कोई भी परेशानी होती थी, बच्चे ज़्यादा रोते थे तो मैं उनको बुला लेती थी। साथ में मेरे हस्बैंड हुआ करते थे, मेरी 2 यंगर सिस्टर्स होती थी, मेरी माँ होती थी, मदर इन लॉ होती थी, तो मुझे बहुत सारा हेल्प था। अब जब मैं घर वापस आई तो हस्बैंड को जॉब ज्वाइन करना था, एक बहन यूनिवर्सिटी चली गई, दूसरी अपने घर चली गई। माँ और मदर इन लॉ को घर के काम होते थे क्योंकि हमें मेड मिल नहीं पाई थी। फादर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी। सो ये सारे सर्कमस्टेंसेस जब घर पे होने लगे
और इसके अलावा सी सेक्शन के बाद मेरे खुद के हेल्थ इश्यूज बहुत थे, मतलब इंसिशनल पेन था, बुरी तरह से हेमोरॉइड्स हो गए थे तो वो पेन था, और फिर दोनों बेबीज को फीड करना, हर 2 आवर्स में उनको भूख लग जाती थी, 2.5 आवर्स में। तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था इनिशियल डेज में, जब मैं टेंडम फीडिंग भी नहीं सीख पाई थी, और फिर बच्चे भी बॉटल फीडिंग या फिर स्पून फीडिंग के लिए इतने तैयार नहीं होते थे इनिशियली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा बॉडी जैसे पेनफुल था। मुझे उस वक्त कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी हो रही थी, जो कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम से ही मुझे थी। सो ये सब कुछ मिलकर प्लस स्लीप डिप्राइवेशन, ये एक बहुत ही आम सी बात है वैसे तो हर माँ के लिए, लेकिन एक पेनफुल शरीर और स्लीप डिप्राइवेशन के साथ मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, रोना, ये सब तो आम सी बात हो गई थी। और जब बच्चे सोते थे तो मेरी माँ या सासू माँ मुझे कहती थी कि अब आप सो जाओ, बेबी तो सो गया। इधर मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि आई वुड बी एंशियस कि स्पेशली जियान को उठाना होता था फॉर फीडिंग। वो उसका बर्थ वेट काफ़ी कम था और डॉक्टर्स ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्ट किया था कि एट एवरी 2 आवर इंटरवल आपको उसे फीड करना है। वो खुद से उठ के फीडिंग मांगता नहीं था। ये एक टफ केस होता है जब आपका बेबी प्रीमैच्योर होता है। अगर आपका बेबी प्रीमैच्योर है तो कुछ केसेस में हो सकता है वो आपसे खाने की डिमांड ना करे और सोता रहे। मेरा जियान ऐसे ही करता था, उसको जगाना पड़ता था फीड करने के लिए। सो ये मेरे दिमाग में जैसे बैठ सा गया था, मतलब डॉक्टर ने कह दिया हर 2 घंटे पे आपको फीड करना है। तो इस वजह से वियान को फीड करके जब मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता था, ये नहीं कि मैं सो जाऊं, मुझे फिर ये चिंता सताती थी कि अब तो फिर जियान को फीड करने का टाइम हो गया है। मैं वो शेड्यूल नहीं बना पा रही थी दोनों को साथ में फीड कराने का। आई वॉज समबडी हु वुड स्लीप फॉर 8 आवर्स विदाउट एनी नेगोशिएशन, एंड यहाँ पे मुझे 2 घंटे भी ढंग से सोने को नहीं मिल रहे थे। सो दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग फैक्टर फॉर मी। अपनी माँ से, अपने हस्बैंड से तो मैंने ना जाने कितने आर्ग्यूमेंट्स किए होंगे इस टाइम पीरियड पे। एक दिन मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि यू आर नॉट द गर्ल हु वॉज विद मी फॉर दिस लास्ट 5-6 years। एंड मेरे मॉम डैड भी, स्पेशली मेरे डैड काफ़ी शॉक थे एट द वे माई बिहेवियर वॉज चेंजिंग और माई बिहेवियर वॉज इरिटेबल इन दोज डेज। सो माई मॉम ऑल्सो टोल्ड मी वंस, व्हाट हैपेंड, आप हमेशा इरिटेटेड क्यों रहती हो? And then I sat and I introspected कि हाँ, I realized कि I have changed, I am changing, I am somehow not enjoying this motherhood, rather I am being more anxious। और फिर मुझे मेरे डॉक्टर की बातें याद आई कि उन्होंने मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में समझाया था। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग इन गूगल, और मैंने काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े। And then I realized कि yes, if I let myself go like this, I will go towards postpartum depression। अब जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो I feel how irritating I must have been for others, for people around me। उस वक्त thankfully मुझे अपनी डॉक्टर की बात याद आई, and then I braced myself up। फिर मैंने अपने हस्बैंड और अपनी माँ से भी बात की कि आई गेस मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हूँ, बच्चों की फिक्र कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हूँ। आई शुड लेट सम ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बी टेकन बाय अदर्स। तो मेरी माँ, मेरी सास, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे शेयर किए। मेरे डैड भी बहुत दिन अकेले रहे, माँ को मेरे पास रहने दिया, और आई सेल थ्रू इट। सो उस वक्त मैंने सोचा कि वंस आई एम बैक टू माई नॉर्मलसी, when I can take out some time, मैं इस बारे में थोड़ी सी जागरूकता फैलाऊंगी। शायद कुछ और न्यू मॉम्स भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स से गुजर रही है। अगर वो ये वीडियो देखें तो उनको शायद कोई फ़ायदा हो, कि स्पेशली ट्विन मॉम्स के लिए 2 बेबीज़ को संभालना, और इस कोविड पीरियड में जब आप कभी कभार बेबी सिटर एफर्ड नहीं कर पाते क्योंकि
सिचुएशंस ऐसे होते हैं या अवेलेबिलिटी नहीं होती लोगों की, तो आपके लिए शायद बहुत टफ हो जाता है इस पीरियड को क्रॉस करना या इसके थ्रू सेल थ्रू करना। सो वही मेरे साथ हुआ। एंड जब से मेरे बेबीज़ रात में लंबे ड्यूरेशन तक सोने लगे हैं, बाय 1.5 ईयर और 2 ईयर्स ऑफ एज, अब जब वो रात को पूरी तरीके से सोते हैं, अच्छी तरीके से, मैं भी आराम से सोती हूँ, मेरी नींद कंप्लीट हो जाती है, आई फील आई एम बैक टू माई सेल्फ। सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाउ क्लिनिकली। पता है आयरनी क्या है कि एक छोटी सी फिजिकल इश्यू हो तो हम डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ जाते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर बदलाव आने पर भी हम डॉक्टर्स से सजेशन नहीं लेते हैं। ये मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं खुद को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो चलिए जानते हैं समथिंग अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन।